उत्कर्ष जी, एक बार रामपुर पर आपकी एक छोटी टिप्पणी, उसके बाद हम जरा मैनपुरी की और चुनाव आयोग की भूमिका की बात करते हैं। देखिए, ये जो बात आजम खान ने कही है ना, वजह चाहे जो हो, ब्रजेश भाई ने बताई अभी, लेकिन इसमें अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात मुझे नहीं दिखती है। बहुत सारे कैंडिडेट, खासतौर से पश्चिमी यूपी के व्यक्तिगत बातचीत में, और जो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को जो 80,000 पन्ने के करीब का दस्तावेज ईमेल किया गया है, उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो ये बता रहे हैं कि कई माइनॉरिटी इलाकों में पिछले 4-5 चुनाव में जो औसत वोट प्रतिशत रहता था, वैसे भी माना जाता है कि माइनॉरिटीज के वोट परसेंटेज पोलिंग में थोड़ा बेहतर होते हैं, वहां पर 4%, 5%, 7% की गिरावट आई। और सहारनपुर के तो हमारे जो पराजित प्रत्याशी हैं संजय गर्ग जी, उनसे व्यक्तिगत बातचीत में भी उन्होंने कहा कि यार मैं समझ नहीं पा रहा, मैं 8 चुनाव लड़ लिया और 4 जीते भी, और उनका ये कहना था कि उन इलाकों में 5-6%, एक तो वो जो नामों के मतदाता सूची में गायब होने का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो अपनी जगह पे है, और दूसरा ये कि लोग वोट नहीं देने जा पाए, थोड़ा दहशत। अब ये सही बात है कि ब्रजेश भाई ने कहा कि मैनपुरी में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन रामपुर में ऐसा हो सकता है। वजह सबको पता है। मैनपुरी में किसको रोकेंगे आप? यादव बिरादरी को रोकेंगे? रोक पाएंगे? बहुत बड़ी राजनीति उससे हिल सकती है, लेकिन जो एक इस वक्त का माहौल है उसमें आप माइनॉरिटीज को थोड़ा जरूर रोक सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक दहशत है, और दूसरा इन सबसे अलग ये उदाहरण अपनी जगह पे। देखिए, रामपुर एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है, एक ऐसा आइकॉनिक कंस्टिट्यूएंसी है जो भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ जी के हिंदुत्व की राजनीति के लिए बहुत क्लियर मैसेज है। आजम खान जिस तरह से टारगेट हुए, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता आजम खान है, दूसरा कोई नहीं है, ये सबको पता है। तो उस स्टॉलवर्ट को जब आप हिट करते हैं तो आप अपने वोटर्स को एक मैसेज देते हैं कि देखो, जब सबसे ताकतवर आदमी को मैं हिट कर सकता हूं तो बाकी किसी चीज की कोई बात नहीं है। और ऐसे ही वो हुआ, और आजम खान का हश्र हमने देखा 2-4-5 साल में देखा हमने। अब रामपुर को लेके इतना प्रेस्टिजियस हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नए मुखिया, आरएसएस के नए मुखिया, ये वहां कैंप करते। तो इसको अनायास मत लीजिए, बाय इलेक्शन की तरह नहीं लड़ा जा रहा। ये बेसिकली वो मैसेज की पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रामपुर, और वो रामपुर अगर छीन लेती है बीजेपी तो आप सोचिए कि उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा, पॉलिटिकल मैसेजिंग कितनी बड़ी होगी, खास तौर पर जब 2024 के चुनाव सामने आ रहे। अब रह गया सवाल इसी से जोड़ते हुए कि भाई निर्वाचन आयोग का, तो निर्वाचन आयोग की भूमिका हमने पिछले चुनाव में भी देखी, विधानसभा के चुनाव में भी देखी, और अभी तो निर्वाचन आयोग के नियुक्तियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो अपने आप में चर्चा में है। तो निर्वाचन आयोग कैसे एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर हम बहुत इसलिए नहीं बात कर सकते, क्योंकि मैं बस छोटी सी बात कह के खत्म करता हूं कि भारत की इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव 2014 के बाद जब 17 का चुनाव हुआ था, बहुत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डेटा में बड़ी डिस्क्रिपेंसी थी। मैं खुद जिस अखबार में उस वक्त काम कर रहा था, मैंने उसको स्टडी किया, मैंने एक ईमेल लिखा इलेक्शन कमीशन को कि ये काउंटिंग टोटल गड़बड़ कैसे हो रही है, या बहुत सारे जो और बिंदु थे, उसका जवाब नहीं मिला ईमेल के। बाद में क्विंट ने एक बड़ी स्टोरी भी उसके ऊपर की थी कि कुल पड़े मत और टोटल मतों का जो कैलकुलेशन था, तो वो बात आई गई हो जाती है, वेबसाइट से हटा लिया गया वेबसाइट से। सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बहुत सारे, अब उनकी अपनी वजह हैं, क्या है, क्लरिकल मिस्टेक थी या क्या थी हम नहीं कह सकते, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्या है। लेकिन कुल मिला के ये है कि मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब
पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जब शिकायत जाती है तो जितनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही। क्योंकि अब देखिए, मैनपुरी का जिक्र आपने किया, ये आपने नाम नहीं लिया, मैं बता दे रहा हूं, वो 4 पुलिस के दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के हैं, वो चारों यादव थे, तो उनको हटाया गया। और हटाया गया तो भाई इस आधार पर तो हटा नहीं सकते कि जाति, क्योंकि भारत के भीतर ऐसे तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है कोई कारण दिए गए होंगे, प्रशासनिक कारण दिए गए होंगे, लेकिन मैसेज तो बहुत क्लियर है, संदेह भी बहुत क्लियर है और आशंका भी बहुत क्लियर है। तो अगर ये ऐसे हो सकता है तो फिर कैसे हम माने कि प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं होगा, या प्रशासन जो है वो बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये तो नतीजा हम देखेंगे जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन ये देखने को मिलेगा कि ब्रजेश भाई जैसा कि उम्मीद जता रहे हैं कि वोट पड़ेंगे, और वोट पड़ने भी चाहिए डेमोक्रेसी में। अगर ये राइट भी आप के पास नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की। और नतीजे निकलेंगे तो हमें ये मानना भी चाहिए कि ये पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक मैंडेट है, और मानना भी होगा। लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी अगर कार्यशैली को लेके संदेह है तो ये आजम खान का संदेह है तो जरूर उसके कोई आधार होंगे उनके पास। इलेक्शन कमीशन की भूमिका यहाँ पे जरूर होनी चाहिए कि उनको पूछना चाहिए। जैसे जब अखिलेश यादव ने कहा कि ये नाम काटे गए तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि भाई आप एविडेंस दीजिए, लेकिन वो बहुत दिन के बाद दिया, बहुत दिन के बाद ये सवाल आया। तब तक तो बात आई गई हो गई, सरकार 6 महीने निकल चुकी है। तो अब इन चीजों को कितना एक्टिवली एक्ट करना चाहिए। और देखिए एक चीज और समझिए, इलेक्शन कमीशन क्या है, जो जिलाधिकारी होता है वो नुमाइंदा हो जाता है उस वक्त इलेक्शन कमीशन, वो रिटर्निंग ऑफिसर हो जाता है। भाई वही तो है, वही तो जिला निर्वाचन अधिकारी है और वो इलेक्शन कमीशन से गवर्न हो रहा है। सो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या बदली हुई राजनीति जो देश की है, या बदला हुआ जो तौर तरीका है इसका, उसमें ये सारी चीजें पहले भी होती रही हैं, मनमाफिक अधिकारियों की पोस्टिंग चुनाव के पहले। अब थोड़ा सा ज्यादा अगर दिख रही है तो वो दिख रही है, वो तो है। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।